Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you chapter 5 from your Honeydew. The name of the chapter is The Summit Within. This chapter is written by HPS Ahluwalia. HPS Ahluwalia is the retired army officer. ये चैप्टर उनके बारे में है, उनकी जर्नी के बारे में है कि कैसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करा और कैसे वो माउंटेनियर बने। तो उन्होंने पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है इस चैप्टर में। द समिट विद इन, द समिट मीन्स द हाइएस्ट पॉइंट और द हाइएस्ट पीक। लाइक माउंटेन्स वी ऑल्सो हैव अ हाइएस्ट पीक इन आवर सेल्व्स। हम सबकी लाइफ में या हम सबके अंदर एक हाईएस्ट पीक होता है, एक हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसको हमें पहचानना होता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो इसके बाद इस चैप्टर में कैसे इसको बताया हुआ है द समिट विद इन, मतलब द हाईएस्ट पीक विद इन, कि हमारे अंदर क्या है, कैसे है, कि हम कैसे अपने अंदर झांक सकते हैं, अपनी एडवांटेजेस ढूंढ सकते हैं, अपनी खूबियाँ ढूंढ सकते हैं। हर किसी में खूबी होती है कि हम जैसे किसी की होती है कि कोई बहुत अच्छा पढ़ सकता है, कोई क्लाइंब कर सकता है, कोई बहुत अच्छा खेल सकता है, like this. So let's start with the chapter. Before you read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. तो क्या बोल रहे हैं वो कि HPS आहलूवालिया मेंबर थे, मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1965। वो कह रहे हैं जो HPS आहलूवालिया थे वो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था 1965 में। तो ये हम इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा तो वो इंडियन था और वो मेजर थे, मतलब आर्मी ऑफिसर थे। 1965 में उन्होंने क्लाइंब किया था। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। अब वो कह रहे हैं कि उनको कैसा लगा कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंच गए। मतलब माउंट एवरेस्ट से ऊंचा तो कोई एवरेस्ट या कुछ भी नहीं है, ये सबसे हाईएस्ट है, इसके ना ऊपर कुछ है, यही सबसे हाईएस्ट है। तो वो कह रहे हैं कि उनको कैसा लगा कि जब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए वर्ल्ड के ना, इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा माउंट है जो है वो है माउंट एवरेस्ट। अब वो कह रहे हैं लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। अब वो क्या कह रहे हैं, हम उनकी स्टोरी सुनेंगे उन्हीं के वर्ड्स में। क्लाइंबिंग द समिट, कि वो कैसे उन्होंने क्लाइंब करा हाईएस्ट पीक को, एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क वॉज क्लाइंबिंग द समिट विद इन। और वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है खुद के अंदर के हाईएस्ट पॉइंट को पहचानना, परखना, देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, "Thank you, God, it's all over." However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing, and there would be nothing higher to climb, and all roads hereafter would lead down? अब ये पूरा हमें ऑथर नहीं बताया है, अब ये उनके वर्ड्स हैं कि उनको कैसा लगा जब वो क्लाइंब कर चुके थे, वो पहुंच चुके थे हाईएस्ट पीक पे। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं चढ़ चुका था एवरेस्ट पे तो मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे। सर्ज मतलब अरोज सडनली एंड इंटेंसली, तो मतलब उनके अंदर से बहुत सारे इमोशंस निकल के आ रहे थे जैसे ही वो चढ़े एवरेस्ट पे। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा इज़ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, मतलब जब आप सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे और फिर आप नीचे देखोगे तो आपको सब बहुत
दूर दिख रहा होगा कि हाँ आप सबसे ऊंचे पे, और सब मतलब आपको पूरा वर्ल्ड जिसे कहते हैं ना वो हाईएस्ट पीक पे आपको दिखेगा। और वो सब नीचे से देख रहे थे कि कितना ज़्यादा एरिया है, वो कितनी दूर चढ़ के आए हैं। तो ये सब वो एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने अंदर। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। अब वो कह रहे हैं कि उनके अंदर से बहुत सारे इमोशंस बाहर आ रहे थे। जैसे उन्होंने नीचे देखा, इतना बड़ा एरिया देखा कि वो कितने माइल्स चढ़ कर आए, तो उसमें जो डोमिनेंट वन मतलब जो सबसे ऊपर जो हावी इमोशन था उन पे, वो था ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज़ विनम्रता, मतलब ग्रैटिट्यूड। द फिज़िकल इन मी सीम्स टू से थैंक यू गॉड इट्स ऑल ओवर। और उन्होंने मतलब बहुत विनम्रता जब उन्होंने आ गई, मतलब वो बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान को बोला थैंक यू गॉड इट्स ऑल ओवर, मतलब अब ये चढ़ाई जो है जितना मैं क्लाइंब करा हूँ अब ये सब ख़त्म हो गया, ये एंड था। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Jubilant means very happy because of success. कि जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम कितने खुश होते हैं ना, उसको हम जुबिलेंट बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश था, पर कहीं ना मैं थोड़ा सा उदास भी था, सैड था। वो क्यों सैड था? Was it because I had already done the ultimate in climbing? क्योंकि वो सैड इसलिए थे क्योंकि जो लास्ट होता है ना, जिसे कहते हैं इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, जो लास्ट पॉइंट होता है कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो वो अल्टीमेट उस पॉइंट पे पहुंच चुके थे क्लाइंबिंग के, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से बड़ा माउंट तो कोई है ही नहीं। एंड अब वो क्या कह रहे हैं, देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, अब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं क्लाइंब के लिए। एंड ऑल रोड्स देयर हेयर आफ्टर वुड लेट डाउन। और जितनी भी रोड्स हैं वो सब नीचे ही जाएंगी, अब कोई ऊपर नहीं लेके जाएगा उनको, सब नीचे ही लेके जाएंगे। नेक्स्ट, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। अब वो चेंजेस की बात कर रहे हैं कि क्या चेंजेस आए उनमें, तो वो कह रहे हैं कि बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। वो कह रहे हैं जब आप एवरेस्ट पे पहुंच जाते हो ना, एवरेस्ट की जिसे कहते हैं एवरेस्ट की चोटी को छू लेते हो, तब आपके अंदर एक थैंकफुलनेस, एक ग्रैटिट्यूड आ जाता है, खुशी आ जाती है। और ये जो खुशी है, ये जो आपका इमोशन है, जॉय है, ये आपका लाइफ टाइम रहता है। कि ये नहीं आप जैसे आपका रिज़ल्ट आया, आप खुश हो गए, तो वो खुशी आपकी चलो 1 साल रहेगी, तो फिर आपको याद भी नहीं आएगा। जैसे अब आप 8th में हो तो आपको याद नहीं है कि आप 2nd के रिज़ल्ट में कितना खुश हुए थे, बट माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना, उसकी चोटी को छूना इतनी बड़ी खुशी है कि आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और वो कह रहे हैं कि जो ये एक्सपीरियंस है ना, ये आपको पूरी तरीके से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। और वो कह रहे हैं कि जो जब कोई माउंटेन पे कोई इंसान पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद वो इंसान पहले वाला इंसान नहीं रहता, बदल जाता है। कैसे बदलता है वो देखेंगे हम। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable, no easier to climb. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं पीछे देखता हूँ लाइफ को, जब मैं माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा था, तो मेरी जो उसके पहले की लाइफ है वो बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other. वो कह रहे हैं कि जब मैं देख रहा हूँ पीछे, अगेन वही बात कि जब मैं देख रहा हूँ पीछे तो मुझे लाइफ बहुत अलग लग रही है। आप सोच रहे हो कि हाईएस्ट पॉइंट एवरेस्ट ही है, बट नहीं, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपकी हाईएस्ट पीक, मतलब आपके जो माइंड पे भी जो डर है, नो लेस फॉर्मिडेबल मतलब थ्रेटनिंग, कि जो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि आपके माइंड में भी बैठा हुआ है
कि उसके माइंड में भी बैठा हुआ था कि जब वो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था तो उन्होंने सोचा हुआ था हाय कितना डिफ़िकल्ट होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, मैं कैसे करूँगा, मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ जाते हैं जब तक आप वो काम नहीं करते हो, और कि ये ईज़ी नहीं होगा क्लाइंब करना। तो वो कह रहे हैं कि मैंने माउंट एवरेस्ट पे जीत हासिल नहीं करी, मैंने अपने दिमाग पे भी हासिल कर ली, कि जो मेरे हाईएस्ट जो पॉइंट बना हुआ था मेरे दिमाग में कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है, ये है, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका बस स्टेट ऑफ माइंड होता है और आपको उस पर भी जीतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग पे हावी हो जाता है और आपको काम करने से रोकता है वो चीज़, वो थॉट्स नेगेटिव। नेक्स्ट, even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? अब वो क्या कह रहे हैं, इवन मैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वो कह रहे थे जैसे ही मैं नीचे आ रहा था समिट से, उस हाईएस्ट पॉइंट से, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, एग्जॉशन मीन्स टायर्डनेस, थकावट जिसे कहते हैं, जैसे ही वो नीचे आ रहे थे और उनकी थकावट जा रही थी, फिर वो अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग गए। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने ये करा क्यों, मैंने क्यों एवरेस्ट पे चढ़ा। ये हमारे माइंड में भी आता है, जब आप स्टोरी की आपने शुरू सुना होगा तो आपके मन में भी आया होगा कि क्यों ये चढ़े इतने ऊपर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड पे, मतलब मिला क्या उनको। तो ऐसे ही उनके मन में भी सेम क्वेश्चन आया, उन्होंने भी खुद से ये पूछा व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। फिर वो कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है कि मैं जब समिट पे पहुंच गया तो वहाँ पे पहुँचना, उसका एक्सपीरियंस जो है उसमें बहुत ज़्यादा हावी हो गया वो मेरे दिमाग पे, वो इमेजिनेशन, ऐसा क्यों हो रहा है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, और अब तो कहते हैं ये मैंने कर लिया, अब ये पास हो चुका है। समथिंग डन येस्टरडे, जो मैंने कर चुका हूँ मैं पहले। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। रिमोट मीन्स फार अवे, मतलब जो चीज़ बहुत दूर होती है, डिस्टेंट। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब बहुत जैसे धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो क्या वो उनकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं, जितनी भी यादें बनी, वो माउंट एवरेस्ट पे गए, क्या हुआ उनके साथ, कहते वो तो फिर मेरे दिमाग से उड़ता जाएगा, वैनिश हो जाएगा। एंड देन वॉट वुड रिमेन, और फिर बचेगा क्या मेरे पास। वुड माई मेमोरीज फेड अवे स्लोली, क्या मेरी मेमोरीज़ 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद क्या धीरे धीरे फेड हो जाएंगी, मतलब धूल की तरह उड़ती जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी। सही बात है कि मतलब आपके दिमाग में भी ये चीज़ पहले नहीं आई होगी बट अब आई होगी कि क्या मिला इनको एवरेस्ट पे चढ़ के। कोई भी माउंटेनियर्स को क्या मिलता है एवरेस्ट पे या किसी माउंटेन पे चढ़ के, ठीक है वो 2-3 दिन इन्जॉय करेंगे, ठीक है वो खुशी उनको थोड़ी याद रहेगी नहीं रहेगी, वो क्यों इतना चढ़ते हैं, खुद को हार्म करते हैं, अपनी हेल्थ को हार्म करते हैं और फिर चढ़ते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्या मिलता है उनको। तो वही चीज़ अब आलूवालिया जी भी बोल रहे हैं कि मतलब मैं पहले सोचता था कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे क्यों एवरेस्ट चढ़ना था, इसलिए कि एक दिन वो मेरी मेमोरीज सारी उड़ जाएं। ऑल दीज थॉट्स, ये जितने भी सारे उनके थॉट्स थे, मतलब जो ये सब वो सोच रहे थे, लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। वो कह रहे हैं जितना भी ये सब मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही थी, ये जितने भी मेरे विचार थे, मुझे खुद से क्वेश्चन करने पे मजबूर कर गए कि क्यों लोग माउंटेन्स पे चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और वो कहते हैं बिल्कुल भी आसान नहीं था इस क्वेश्चन को आंसर करना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, because it is there. It presents
great difficulties, man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. अब वो क्या कह रहे हैं कि इस चीज़ का मेरे पास कोई आंसर देना इतना आसान नहीं है, बट जैसा सबने कहा, बिकॉज इट इज़ देयर, दिस मीन्स। तो आलूवालिया जी ने इसको बहुत ही आसान तरीके में बोल दिया। कहते मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है आंसर करना कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। कोई मतलब आप सोचोगे हाँ उनको फेमस होना होगा, और आजकल तो बहुत रील्स, वीडियोस, व्यूज़, तो हर कोई कहते हैं हाँ इन्होंने कंटेंट के लिए, व्यूज़ के लिए करा, बट पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले क्या उन्होंने फेमस होने के लिए करा, न्यूज़पेपर में आने के लिए करा, पहले ये सब था। तो कोई ये सोच रहा होगा, बट उन्होंने कहा कि इसका आंसर इतना आसान नहीं है, बट जैसा सब कहते हैं कि सिंपलेस्ट आंसर इसका ये है, बिकॉज इट इज़ देयर। माउंट एवरेस्ट है इसलिए लोग ऐसा चढ़ते हैं, उस पर क्लाइंब करते हैं। अगर वो नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो है तो सब इसको ऐसे क्लाइंब कर रहे हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी कह लो, लोगों ने इसको देखा। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, कि इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं मतलब आप अगर फ़ोटो भी देख लो माउंट एवरेस्ट की, हाईएस्ट पॉइंट, माइल्स जिसे कहते हैं ना, कुछ मतलब बहुत सारे मील चढ़ने पड़ते हैं माउंट एवरेस्ट के लिए, और उसकी क्लाइंबिंग आसान नहीं है, रॉक्स बहुत कुछ होता है बीच में। तो ये दर्शाता है कि माउंट एवरेस्ट ही दर्शाता है कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ से आप पहुँचोगे वहाँ तक। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मतलब कि जब आप या हम जब बहुत सारे ऑब्स्टेकल मतलब कठिनाइयों से कोई चीज़ तक पहुंचते हैं, तो जो वो खुशी होती है ना, वो हमारे लिए अलग ही होती है हमारे चेहरे पे। और माउंट एवरेस्ट से बड़ा कोई ऑब्स्टेकल क्या ही होगा। तो वहाँ पे जो हर्डल्स आती हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हो, उसको पार करना, मतलब उसके बाद वहाँ तक पहुँचना, उसकी खुशी ना अलग ही होती है। तो वो बोल रहे हैं ये, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिज़िकल, मतलब वो कह रहे हैं आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के लिए। अगर आप वीक हो तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक हमें चढ़ाई करनी पड़ती है, बिना कभी पानी भी नहीं होता हमारे पास, कुछ खाने को भी नहीं होता, हमें बिल्कुल फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहकर ये करना होता है, क्योंकि ऊपर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती आपके पास। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अब वो कह रहे हैं कि जब आप क्लाइंब करते हो हाईएस्ट पॉइंट पे, इसका मतलब एंड्योरेंस मीन्स कि कोई जो बहुत सारी कठिनाइयों पे भी कोई कंप्लेंट नहीं करता और चढ़ाई करता है, जस्ट लाइक दैट, कि मतलब आप बिना किसी को कंप्लेंट करे या बिना रुके, कि मतलब कभी कभी आपके मन में थॉट आएगा कि हाँ हम नीचे चलते हैं वापस, या हम क्यों आए, मतलब ये सब ना सोचते हुए, मतलब अच्छे से अपने गोल पे फोकस करते हुए चढ़ना। परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यू करना अपना काम, एंड विल पावर नहीं होती तो कुछ नहीं होगा। जब आपने ठान लिया ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप कर लोगे, बट जब आपने ठान लिया कि मुझसे नहीं होगा, तो आप चाहे लाख कोशिश कर लो, लाख मतलब कहते हैं ना पूरा ज़ोर लगा लो, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लो, बट फिर आप वो काम नहीं कर पाओगे। This is the most important line of this chapter: endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो demonstration है, ये जो तीन फिज़िकल of these physical qualities, ये जो 3 qualities जो मैंने बताई हैं, ये no doubt बहुत ज़्यादा exhilarating मतलब exciting है। और ये कहता मेरे लिए भी था कि मतलब अपने एंड्योरेंस पे, परसिस्टेंस और विल पावर पे काम करना, और इनको देखते ही माउंट एवरेस्ट, इनको नज़र में रखते हुए ही माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक पर्सनल आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। वो आंसर क्या है कि वो अपने चाइल्डहुड से ही
माउंटेन से बड़ा अट्रैक्ट होते थे। जैसे हर किसी की फैंटेसी अलग होती है उनके चाइल्डहुड में, किसी को माउंटेन्स पसंद है, किसी को बीचेस पसंद है, किसी को टेम्पल पसंद है, किसी को पानी पसंद है, किसी को पूल मतलब जैसे स्विमिंग पूल पसंद है। सबको कुछ ना कुछ पसंद होता है। तो जो आलूवालिया जी हैं उनको माउंटेन्स पसंद थे। आई हैड बीन miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. मतलब बचपन से ही उनको माउंटेन्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ था, इतना ज़्यादा शौक़ था कि इसी वजह से उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जाने का सोचा। आई हैड बीन माइजरेबल मतलब दुखी, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। वो कह रहे हैं जब भी मैं मतलब जैसे कहते हैं प्लेन्स मतलब मैदान मतलब माउंटेन्स पे नहीं होता था, ऐसे जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, किसी भी सिटी में होता था जो माउंटेन्स से नहीं होती थी, दूर होती थी, तो मैं खुद को बहुत ना दुखी महसूस करता था। मैं लॉस्ट खोया सा कि मतलब मुझे ना कहते हैं ना कि कुछ मिसिंग होता था मेरी लाइफ में जब मैं माउंटेन्स के पास नहीं होता था। मतलब मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं होती थी, मुझे ये होता था मुझे माउंटेन्स के पास जाना है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कोई माउंटेन्स से इतना प्यार कैसे कर सकता है। उनके अकॉर्डिंग माउंटेन्स जो थे वो नेचर का सबसे बेस्ट पार्ट था। जैसे किसी के लिए वाटर बॉडीज़ हैं तो उनके लिए माउंटेन्स था। वो मतलब इतने ज़्यादा फैसिनेटेड थे माउंटेन्स से कि उनको भी नहीं पता था क्यों। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो था कि उनकी जो ब्यूटी थी, देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। मैजेस्टी मतलब पावर। जो उनकी जो वो इतने सुंदर लगते थे। माउंटेन सबको सुंदर लगते हैं जब आप जाते हो हिली एरियाज़ में, तो वहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो जो उसकी ब्यूटी थी, वो जो उसकी पावर थी, वही उसका एक चैलेंज, ग्रेट चैलेंज था। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्यूनियन विद गॉड। वॉट इज़ कम्यूनियन? स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। कि मतलब माउंटेन्स, विद द हेल्प ऑफ माउंटेन्स हम गॉड से ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये था। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटीएस्ट एंड हैज़ डिफीड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। व्हाट इज़ डिफीट? फ्रस्ट्रेटेड, रेजिस्टेड। तो अब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन तो वहीं का वहीं है कि माउंट एवरेस्ट ही क्यों चुना मैंने और क्यों कोई नहीं चुना। अब उन्होंने इसका आंसर दिया क्योंकि बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटीएस्ट एंड हैज़ डिफीड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। वो कह रहे हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट ही एक ओनली माउंटेन है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड हैज़ डिफीड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट। डिफीड मतलब फ्रस्ट्रेटेड, मतलब यहाँ से लोग फ्रस्ट्रेट होकर मतलब गिव अप करके, इसी माउंटेन से लोग गिव अप करके चले जाते हैं कि जो चीज़ चैलेंजिंग हो उसको करने में ही तो मज़ा आएगा। कि अगर वो और कोई माउंटेन चूज़ करते जिस पे सब चढ़ जाते थे, इजीली चले जाते थे, उतर जाते थे, तो जो सब कर रहे हैं वो करने का क्या फ़ायदा। जो बहुत कम लोग कर सकते हैं अगर हम उसको करेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छी खुशी होगी हमें कि जो किसी ने नहीं करा वो हमने करके दिखाया। तो यही उनका मेन रीज़न था। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. अब वो क्या कह रहे हैं? It takes the last ounce of one's energy. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 0.0001% एनर्जी भी पड़ी है ना, वो भी आपको लग जाएगी। मतलब आपके अंदर एनर्जी रहेगी ही नहीं उसको चढ़ते हुए। लोग कहते हैं, मतलब लोगों को लगता है हाँ ये तो आसान है, कहते हैं बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब आप जिसे कहते हैं ना ख़त्म से हो जाते हो, मतलब एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बचती किसी की भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। मतलब ख़त्म वाली स्टेज होती है, बट स्टिल आपको चढ़ना पड़ता है क्योंकि वो होता ही इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसे ही थोड़ी उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। इट इज़ अ ब्रूटल
स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। रॉक चट्टाने तो हैं ही माउंट एवरेस्ट पे बहुत बड़ी बड़ी, आइस, और उन पे आइस भी जमी पड़ी है, और आइस में चलना इज़ वे मोर डिफ़िकल्ट। तो आइस भी है, रॉक्स भी हैं, तो इन सब में ऐसे कहते हैं कि जैसे हम युद्ध में हो, कि मतलब हमें इन सब से लड़कर आगे बढ़ना है। Once taken up, it cannot be given up halfway even when one's life is at stake। अब वो कह रहे हैं कि अगर तुमने चढ़ाई स्टार्ट कर ही दी है ना, तो तुम बीच में रुक नहीं सकते, चाहे तुम्हारी जान को भी खतरा हो, तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मतलब तुम अपनी जान को जोखिम में डालोगे कि अगर वो स्टार्ट कर दिया तो तुमने कर दिया। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। अब वो कह रहे क्यों जान जोखिम में डालना, गिव अप नहीं करना, ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग। तो उन्होंने इसका भी आंसर दिया कि मतलब एक पॉइंट पे आके तुम थक गए और तुम गिव अप करना चाहते हो, तो तुम जितना चढ़ के आए हो, जितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो, उसको उतरने में भी तो सेम ही डिफ़िकल्टीज़ तुम फेस करोगे। तो वो चीज़ वो कह रहे हैं। तो फिर लोग सोचते हैं कि सेम डिफ़िकल्टीज़ हमें उतरने में भी फेस करनी पड़ेंगी और चढ़ने में भी, तो इससे अच्छा चढ़ ही जाते हैं। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ द एक्सेलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन। वो कह रहे हैं कि अगर एक बार जब तुम हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाते हो, तो जो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो अलग ही लेवल पे होती है। मतलब कि तुमने कुछ करके दिखाया है, तुमने कर लिया, तुमने युद्ध जीत लिया, तुम उसको अच्छे से लड़े और तुमने विजय प्राप्त कर ली, और जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल पे होती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। जैसे तुमने कोई युद्ध जीता हो ना, उतनी ज़्यादा उस लेवल की खुशी होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। अब वो क्या कह रहे हैं, ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। वो कह रहे हैं जैसे ही वो झलक देखते हैं उस समिट पे पहुंच के, कि सब कितना दूर है, वो वाइड एरिया दिखता है उनको, तो वो खुशी अलग ही होती है कि मतलब वो किसी और ही वर्ल्ड में चले गए, कोई और ही दुनिया में चले गए। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। उन्होंने कहा मैंने खुद के अंदर भी बहुत बड़ा चेंज देखा। वो क्या देखा, वो ये देखा, विच कैन ओनली बी मिस्टिकल बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. The main reason उनको वहाँ पे पहुँच के कैसा लगा, उनमें कैसा चेंज आया, इज़ मिस्टिकल मतलब स्पिरिचुअल। वो खुद में एक बहुत बड़ा चेंज महसूस कर पा रहे थे। वो खुद को धार्मिक मान रहे थे कि हाँ, गॉड की वजह से ही, भगवान की वजह से ही मैं इतना ऊंचा पहुंचा हूँ, वरना मैं कब का गिव अप कर चुका होता। भगवान ने मेरी हेल्प करी है यहाँ तक पहुँचने में। तो मतलब ग्रैटिट्यूड फुल, मतलब ये सब फीलिंग्स उनके मन में आ रही थी। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. What is aloofness? Aloofness is distant, ruggedness is big and strong. वो कह रहे हैं क्योंकि माउंटेन्स इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, और डिस्टेंट मतलब बहुत दूर होते हैं हमसे, पर फिर भी हमें कितने सुंदर लगते हैं। बिग और स्ट्रॉन्ग, मतलब वो जैसे ही समिट पे पहुंचा था तो वो देख रहा था, तो उसको कितना सुंदर नज़ारा लग रहा था। सब कुछ दूर था पर फिर भी बहुत सुंदर लग रहा था। बिग स्ट्रॉन्ग, वो और माउंटेन पीक्स उसको दिख रही थी, तो उसको देखकर भी उसको खुशी सी हो रही थी। ये नहीं कि उसमें घमंड आ गया था कि हाँ मैं यहाँ चढ़ गया तो तुम छोटे छोटे पीक्स मेरे लिए क्या ही हो। उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि हाँ तुम कितने सुंदर लग रहे हो, दूर हो फिर भी एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग, बिग। तो ये सब फीलिंग्स उसके मन में आ रही थी, ग्रैटिट्यूड फील कर रहा था वो। एंड द डिफ़िकल्टीज़ एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो डिफ़िकल्टीज़ उसने फेस करी समिट तक पहुंचने के लिए, वो तो अलग ही था। द पीक ड्रॉस मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। बाकी पीक भी जब वो देख रहा था तो यही सेम फीलिंग्स उसको बाकी सब के लिए भी आ रही थी, ये नहीं कि एवरेस्ट के लिए आ रही थी।
सब सेम ही उसको लग रहा था। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना एक चैलेंज है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंज है, जिसमें आपको पता है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, बट आप खुद को रोक नहीं पा रहे कि मतलब आपने सोच लिया हाँ मुझे करना ही है। मतलब माउंट एवरेस्ट उसके लिए एक ऐसी चीज़ थी, वो खुद को रोक रहा था कि हाँ मुझे नहीं क्लाइंब करना चाहिए, बट उसने कर दिया, वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। वो कह रहे हैं चलो ये सब तो मैंने तुम्हें बताया, बट आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड कि मैंने तुम्हें पूरा अच्छे से अभी एक्सप्लेन ही नहीं करा कि मैंने माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़ाई करी। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ। वो कह रहा है ये तो इस क्वेश्चन का आंसर तो देना ऐसा हो गया कि तुम सांस ही क्यों लेते हो, क्योंकि ज़रूरी है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, देयर इज़ नो फाइनल पॉसिबल आंसर, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि ये सब सवाल, जैसे ये सवाल है ना कि तुम सांस क्यों लेते हो, तुम अपने पड़ोसी की क्यों हेल्प करते हो, तुम अच्छे काम क्यों करते हो, तो इनका कोई आंसर फाइनल आंसर थोड़ी है, सबका अलग आंसर होता है। सब मतलब जिस सिचुएशन पे जैसा सूट करता है, मतलब कोई फाइनल एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है ना इन सब क्वेश्चंस का। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। द मैन हु हैज़ been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। अब वो क्या कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक फ़िज़िकल क्लाइंब भी नहीं है, बस एक फ़िज़िकल कि हाँ तुम चढ़े और तुम पहुँच गए, नहीं। The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। वो कह रहे हैं कि फिज़िकल क्लाइंब नहीं है कि जैसे हाँ ठीक है आपके पास इंड्योरेंस है, क्वालिटीज़ लाइक इंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर, तो हाँ आप कर जाओगे माउंटेन क्लाइंब, ऐसा नहीं है। जब जो इंसान माउंटेन पे पहुंच जाता है, समिट पे पहुंच जाता है, उसको तब महसूस होता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, ये वर्ल्ड तो कितना बड़ा है, हम तो बस एक छोटा सा हिस्सा है इस वर्ल्ड के। कि कुछ में घमंड, मतलब कि जैसे हम जैसे लोग हैं जो माउंटेन्स पे नहीं चढ़े, तो हम में घमंड है कि हाँ हमने ये कर लिया तो हमारे से ऊपर कोई नहीं है, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप एवरेस्ट चढ़ोगे ना, तो जैसे जैसे जो आपकी जर्नी होगी ना, वो आपको ये सब सिखा देगी कि आप कुछ भी नहीं हो। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आप इसका हिस्सा हो, आपको ये मौका मिला है कि आप इस दुनिया में आए हो। मतलब आपको हमेशा थैंकफुल नेचर के हिसाब से ही रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मैंने ये सब कर लिया, मैं बहुत बड़ा हूँ सबसे, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। मतलब घमंड कभी नहीं आना चाहिए किसी इंसान में। द फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देयर इज़ मोर टू इट देन दैट। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, माउंटेन पे पहुँचना, उसको छूना, यही इकलौती अचीवमेंट नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा भी है। इससे बहुत ज़्यादा क्या है कि मतलब कोई सोचेगा कि ठीक है माउंटेन पे पहुंच गए तो अब मैं जीत गया, मुझे जीत हासिल हो गई, अचीवमेंट मिल गई, बट नहीं, आपको इससे बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा भी मिला है। वो क्या मिला है? इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि मतलब फुलफिलमेंट, कि आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मैं कर सकता हूँ, ग्रेटफुल, जैसे मैंने अभी बताया। There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. वही बात है कि मतलब कि आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ मैंने कुछ करा है, मैंने इतनी ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी जीत हासिल करी है, मैं कर सकता हूँ, मैं ऊपर से नीचे से ऊपर जा सकता हूँ। मतलब आपको खुद से प्यार होने लग जाएगा, कि एडवेंचर से प्यार हो जाएगा आपको। ये सिर्फ फिज़िकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके लिए इमोशनल, जैसे मैंने आपको बताया, आप ग्रेटफुल हो जाओगे, थैंकफुल हो जाओगे यूनिवर्स को, स्पिरिचुअल हो जाओगे, धार्मिक हो जाओगे।
ये आपकी इन सब चीज़ों की भी जर्नी है आपकी. नॉट ओनली इट इज़ योर फिजिकल जर्नी बट इट इज़ योर इमोशनल जर्नी एंड स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल. Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You firm in. He cuts the step in the hard ice, then he balays. You inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help गिवन बाय अदर्स. अब वो क्या कह रहे हैं कि अब वो पूरी जर्नी को अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे रोप से वो चढ़ा. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. अब वो कह रहे हैं आप सोचो कि आप क्लाइंब कर रहे हो माउंटेन्स पे और आप बस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने ही वाले हो, बस कुछ दूर की देरी पे हो. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर. अब वो कह रहे हो आप माउंटेनियर हो, आप अकेले तो नहीं होगे ना, आपके साथ और भी लोग होंगे, तो आप शेयर कर रहे हो अपनी रोप को अदर क्लाइंबर के साथ. आपको शेयर करना ही पड़ता है क्योंकि वो पूरा प्रोसेस होता है. अब वो आपको प्रोसेस बताएंगे. यू फर्म इन मतलब यू मेक योर सेल्फ फर्म, मतलब अच्छे से रोप को पकड़ लोगे अटेंटिवली. नेक्स्ट, ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस. अब आप दोनों ने रोप को पकड़ लिया है अच्छे से, आपने एक साइड से पकड़ लिया और बिल्कुल फॉर्मली, और फिर अब वो अपने पैर रख रहे हैं हार्ड आइस पे और चढ़ रहे हैं. देन ही बैलेज एंड यू इंच योर वे अप. फिर उन्होंने पकड़ा, बैले मतलब फिक्स अ रोप, जैसे आपने फॉर्मली रोप को पकड़ा हुआ था ऐसे उन्होंने पकड़ा और आपने अपने चढ़ना शुरू करा आइस पे. ये एक टीम एफर्ट होता है. कंपेनियन, आपको इसमें कंपेनियनशिप ये सब भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि कैसे टीम एफर्ट से ही सब कुछ हो सकता है. द क्लाइंब इज़ ग्रिम मीन्स वेरी सीरियस. जो कह रहे हैं कि ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा सीरियस होती है. ऐसे बच्चों का खेल नहीं है कि हाँ एक ने अच्छे से नहीं पकड़ा दूसरा पैर रख रहा है फिर दोनों गिर जाएंगे. ये आपको मतलब अटेंटिवली सोच समझकर हर कोई स्टेप आपको उठाना पड़ता है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. जो आपकी ब्रेन में जितनी भी नर्व्स हैं उन सब में एकदम ऐसे ज़ोर पड़ता है, मतलब प्रेशर पड़ता है कि हाँ अब हमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि आपकी एक गलती सब कुछ ख़राब कर सकती है. तो मतलब आपको बहुत अटेंटिव हो के बहुत सोच समझ के हर चीज़ करनी पड़ती है, एक एक स्टेप लेना पड़ता है. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. जितने भी आप देखोगे गूगल पे सर्च भी करोगे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं कि इन्होंने इतने टाइम में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, किसी ने इतने टाइम पे करी, किसी ने इतने. तो ये सब रिकॉर्ड्स हैं और ये भी रिकॉर्ड्स हैं कि कैसे उन्होंने दूसरों की हेल्प से भी ये चीज़ें करी हैं. ये नहीं कि खुद से तो देखो इंसान कभी इतना नहीं करेगा, ठीक है, उनको हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी. कोई बताता है कि हाँ हमने हेल्प करी है तो कोई नहीं बताता, बट हेल्प से ही सब कुछ होता है. क्योंकि आपको सुनने में पढ़ने में ये सब बातें लग रही होंगी, बट ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना. कोई इजी नहीं है, हेल्प से ही हो पाता है. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. उन्होंने ये सब भी बताया, रिकॉर्ड कराया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी उनको हेल्प. मतलब कि कैसे उनके साथ इंसिडेंट हुआ और एक हेल्प ने सब कुछ सही कर दिया वापस. वो गिरने वाले थे, किसी ने हाथ दिया, वो वापस चढ़ना शुरू करा, वो गिव अप नहीं कर पाए. एल्स दे माइट हैव गिवन अप. अगर वो उन्होंने ये भी रिकॉर्ड करा और ये भी लिखा कि अगर मुझे ये हेल्प ना मिलती ना मैं गिव अप कर चुका होता, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ ही ना पाता. ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, माउंट एवरेस्ट पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही डाउन होता है, सांस लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. और आप खुद को मतलब कोसते रहते हो, बद्दुआ देते हो कि यार हम क्यों आए, हमने क्यों ये सब करा, इसलिए करा क्या, सांस भी नहीं ले जा रही हमसे. तो यू वॉन्डर वाई यू एवर अंडरटुक द एक्सेंट मतलब क्लाइंब,
कि मतलब तुम सोच रहते हो कि भाई हमने क्यों चढ़ाई करी, क्यों सोचा चढ़ाई करने का, क्यों माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सोचा. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. और कहते हैं ऐसे भी बहुत सारे पल आते हैं, ऐसी भी बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं कि आपको लगता है कि हाँ आपने ठान लिया कि हाँ हमें वापस ही जाना है, हमसे नहीं हो रहा. और it would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up. अब वो कह रहे हैं कि ऐसा बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि चलो यार नीचे ही चलते हैं, उसी में सुकून है, ऊपर हमसे नहीं जाया जाएगा, और वापस चलते हैं कि नहीं हो रहा, और गिव अप, बिल्कुल ही सरेंडर वाली सिचुएशन भी आ जाती है कि ऊपर जाया ही नहीं जाएगा. ठीक है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बट नीचे जाने में ही रिलीफ है. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड. बट फिर एकदम ही आप उस मूड से बाहर आ जाते हो, और आपके अंदर ना कुछ एक चीज़ होती है जो आपको इनकरेज करती है कि नहीं आपको गिव अप नहीं करना, आपको आगे और बढ़ना है, आगे और गिव अप द स्ट्रगल, कि आपको अब आपने इतना आए हो तो आपको और भी जाना चाहिए. एंड यू गो ऑन, कि मतलब अब इतना आपने कर लिया तो थोड़ा और कर लो. मतलब जैसे स्पिरिचुअल यही होता है ना कि गॉड भी आपकी हेल्प करते हैं कि हाँ इसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करके ये यहाँ तक आया, अब मुझे भी इसकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए. मतलब गॉड भी आपको ऊपर से इनकरेज कर रहे होते हैं कि नहीं आप कर सकते हो कर सकते हो. तभी आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि चलो करते हैं. एंड यू गो ऑन, और आप फिर करने लग जाते हो. योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू. जस्ट another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then without first being aware of it, you are at the summit. अब वो क्या कह रहे हैं कि योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू. आपका जो कंपेनियन है, जो क्लाइंबर है, वो आपके साथ रहता है. मतलब वो आपको कभी कभी आपको वो भी मोटिवेट करते हैं कि हाँ आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, चलो 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 हम आपके साथ हैं, आप भी हो हम भी हैं, साथ में करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा. जैसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स के आपको मोटिवेट करते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए. तो जस्ट लाइक दैट, जैसे हम बोलते हैं कि अरे 50 फीट ही तो रह गया, या 100, चल चल चलो हो जाएगा, अरे इतना सा ही तो रह गया, ऐसे ऐसे करके. इससे मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया. वैष्णो देवी अगर आप गए हो, माता वैष्णो देवी, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है. वहाँ तो बस 14 किलोमीटर्स हैं, हम उसमें थक जाते हैं, उसमें इतने इतने घंटे लगा देते हैं. फिर जितने भी आसपास होते हैं, जो आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कितना रह गया, तो वो यही बोलते हैं ना थोड़ा सा ही है, बस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर. तो जस्ट लाइक दैट वहाँ पे भी माउंट एवरेस्ट पे भी लोग बोलते हैं अरे 50 फीट है, अरे 100 है, हो जाएगा. और फिर आप खुद से पूछते हो क्या हो जाएगा सच में, क्या अब इसका कोई एंड नहीं है? इज़ देयर नो एंड? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू. फिर आप अपने कंपेनियन को देखते हो जो आपके साथ क्लाइंब कर रहा है, और फिर वो आपको देख रहा होता है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर. फिर आप दोनों देखते हो एक दूसरे को, और खुद इंस्पिरेशन मतलब मोटिवेशन फील करते हो कि हाँ ये भी कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, या दोनों साथ में करते हैं, हो जाएगा. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट. और बस ऐसे करते करते ही कि आपको होश भी नहीं होता, और फिर आप पहुंच ही जाते हो हाईएस्ट पॉइंट पे. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Looking round from the summit, you tell yourself that it was worth a while. वो कह रहे इतने ऊंचे पॉइंट से, हाईएस्ट पॉइंट से जब आप खड़े होते हो, वहाँ से नीचे देखते हो, तो आप अपने मन को कहते हो कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ के साथ में आया, जितने भी चैलेंजेस के साथ में आया, ठीक है ये वर्थ इट थे, मतलब सही था, यहाँ पे आके सब कुछ वसूल हो गया. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. और फिर आप जब बाकी पीक्स को देखते हो, सिल्वरी इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ पे उन पे सब आइस जमी होती है, तो वो ऐसा सिल्वर सा दिखता है बिकॉज ऑफ आइस. तो मतलब वो सारी आपको ऐसा लगता है चांदी की चट्टानें हैं,
आप जब देखते हो क्लाउड से, इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आप ठीक है, आप अगर आप लकी हुए तो सन भी उनके ऊपर लाइट, अपनी सनलाइट गिरते हुए आपको दिखे तो और भी ज़्यादा वो खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर लगता है। बट ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता कि सन हो वहाँ पे। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक, जब भी सन होता है वहाँ पे तो द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। और फिर जब भी जैसे सन लाइट उन पे गिरती है तो ऐसा लगता है कि ऐसा सोने का नेकलेस पहना हुआ है उस पीक ने अपनी नेक पे, माउंट एवरेस्ट की, ऑफ योर समिट। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, फिर आप अगर नीचे देखो तो आप वैलीज देखो कि हाँ वो सारी नीचे जा रही हैं इतने डिस्टेंस से, तो आप ये सब भी देखते हो। इट इज़ एन इनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। यू बो डाउन एंड मेक योर obeisance to whichever god you worship. It is an ennobling means glorifying, मतलब ऐसा लगता है कि आपने कुछ जीत लिया, जिसे कहते हैं मैदान फतेह कर लिया। enriching experience to just look down from the summit of a mountain, कि मतलब आपने कुछ ऐसे जीत लिया, कुछ विजय प्राप्त कर ली। जब आप नीचे देखते हो, अपने समिट से नीचे देखते हो तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ जीत लिया, वो खुशी ही आपकी अलग ही होती है आपके चेहरे पे। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, फिर आप अपना सर झुकाते हो, बो डाउन मतलब सर को झुकाते हो, एंड मेक योर ओबियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। मेक योर ओबियंस मीन शो योर ओबीडियंस एंड सबमिशन, कि हाँ आप अपने भगवान को के शुक्रगुजार हो, मतलब कि उनको बोल रहे हो हाँ मैं आपकी वजह से ही यहाँ तक पहुँचा, और उनसे प्रे कर रहे हो, उनको थैंक यू बोल रहे हो। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, फू दोरजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा, एडमंड हिलरी had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stone in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. अब वो क्या कह रहे हैं, जो आलूवालिया जी थे उन्होंने गुरु नानक देव जी की फ़ोटो वहाँ एवरेस्ट पे छोड़ी, जो रावत उनका जो कंपेनियन था उन्होंने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर छोड़ी वहाँ पे, दुर्गा माता की, और जो फूड और जी थे लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा। रिलिक मीन्स एन ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशन एक्सेट्रा फ्रॉम द पास्ट दैट स्टिल सर्वाइव्स टुडे, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख के आ गए जिसमें जो वो बता रहा है कि बुद्धा जी को सिग्निफाई कर रहा है वो चीज़। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ क्रेन, अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन इन द स्नो, उन्होंने ऐसे क्रॉस का सिंबल बना दिया क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, तो सब ने अपने अपने भगवान जी को वहाँ पे प्लेस कर दिया। These are not symbols of conquest but of reverence. Reverence means a feeling of great respect. अब वो कह रहे हैं हम ये नहीं दिखा रहे कि हाँ हम जीत गए, हमने विजय प्राप्त कर ली, ये सब ये नहीं दिखा रहे, वो एक रिस्पेक्ट, रेवरेंस मतलब ग्रेट रिस्पेक्ट, कि वो अपने भगवान जी को इसलिए वहाँ पे रख के आए कि हाँ आपके वजह से ही हम यहाँ पे आए हैं, आप हमारी हेल्प ना करते तो हम यहाँ तक पहुँच भी ना पाते। The experience of having climbed to the summit changes you completely. अब वो क्या कह रहे हैं कि समिट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल ही बदल देता है, पूरी तरीके से बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और एक और हाईएस्ट पॉइंट होता है जो आपके अंदर होता है, इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके खुद के दिमाग में होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज़ ओन माउंटेन पीक, हिज ओन, हर आदमी के अंदर एक अलग उसका खुद का माउंटेन पीक सेट होता है। ही मस्ट climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful, unscalable and cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are the same, whether the mountain you climb is physical, emotional or spiritual. The climb
will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. I venture to think that my experience has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than the Everest. अब वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, एक समिट, ठीक है, आपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, बट हम सबके अंदर भी, हमारे दिमाग में भी एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, हमें जिसको कॉन्कर करना पड़ता है. इसमें कोई और नहीं पहुंचेगा इसको, इस पे क्लाइम करने के लिए. इसको हमें खुद ही करना पड़ेगा. मेन चीज़ इसमें ये होती है कि आप खुद को कितना जानते हो. द समिट विद इन, कि मतलब आप खुद के अपने हाईएस्ट पॉइंट को कितना जानते हो, आप खुद को कितना पहचानते हो. अगर आपने खुद को पहचान लिया ना, मतलब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए. कहते हैं ये दोनों सेम चीज़ें हैं. कोई और नहीं करेगा ना आपके बदले, आपको नहीं, कोई इतना नहीं पहचान पाएगा जितना आप खुद को पहचानोगे. इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल. मतलब अनस्केलेबल मतलब आप मेजर नहीं कर सकते इसको कि हाँ मेरा हाईएस्ट पॉइंट इतना बड़ा है, इतना ये है. ये आप खुद को पहचान सकते हो, कोई और नहीं करेगा आपका ये काम. और अगर आपने खुद को पहचान लिया ना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाएंगी. कि आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, हाँ मुझे बताओ मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ. अगर आप खुद को जानते हो, आपको खुद की अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पता है, तो आपको औरों की नीड तो है ही नहीं. अगर आप औरों को बताओगे कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, तो लोग क्या करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे. बट आपको खुद को पता है कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरी इसमें इतनी गलती है, मेरी इसमें इतनी गलती नहीं है, तो आप फिर उसको अलग हिसाब से टैकल करोगे, अपने हिसाब से कि हाँ मेरी ये गलती है तो मुझे यहाँ सॉरी बोलना है, मुझे यहाँ ये चीज़ करना है. बस आपको खुद पे आपका कंट्रोल होना चाहिए. देन द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम. और दोनों के इफ़ेक्ट सेम होंगे. कि मतलब जो आपको जितनी खुशी माउंट एवरेस्ट पे पहुँच के होगी ना, अगर आप खुद को अच्छे से समझ जाओ, पहचान लो, तो आपको उतनी खुशी खुद में भी होगी. Whether the mountain you climb is physical, emotional or spiritual, the climb will certainly change you. कि जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए हो, तो फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जो भी आप में चेंजेस आए हैं वो आपको चेंज कर देंगे. इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. और आपको खुद के बारे में भी बताएंगे और इस दुनिया के बारे में भी बताएंगे कि हाँ लोग कैसे होते हैं, कैसे रहना होता है, सब कुछ. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life ordeals resolutely. अब ऑथर क्या कह रहे हैं कि मैं सोचता रहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है एवरेस्टर, मतलब माउंट एवरेस्ट को जो क्लाइम कर लेते हैं उसको एवरेस्टर कहते हैं, कि एज एन एवरेस्टर मुझे कितना कुछ सीखने को मिला है, मुझे कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन फील होती है कि मतलब मैं बिल्कुल ही चेंज हो गया. और जैसे जो मेरे लाइफ में लाइफ्स ऑडियल्स मीन्स पेनफुल एक्सपीरियंसेस एंड रिजोल्यूटली मीन्स विद डिटर्मिनेशन और फर्मनेस. अब मेरे अंदर एक ताकत आ गई, एक अलग सी हिम्मत आ गई कि जितना भी बुरा मेरे साथ एक्सपीरियंस हो, मैं उसको डट के सामना करूँगा विद प्रॉपर डिटर्मिनेशन. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थ अ वाइल एक्सपीरियंस. ये बिल्कुल ही वर्थ अ वाइल था, कि मतलब वर्थ इट था. अगर मैं ये करा ना तो मैंने अच्छा करा, मेरे को खुद पे नाज है, प्राउड है ये. द कॉन्केस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल. और खुद पे जीत पाना, खुद की जो हाईएस्ट पॉइंट पे समझना उसको, वो भी इक्वली वर्थ वाइल है. द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हाइयर देन एवरेस्ट. और वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं अगर आपने खुद को जान लिया ना, खुद के हाईएस्ट पॉइंट को समझ लिया, तो वो माउंट एवरेस्ट से भी बढ़कर है. दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको खुद को पहचानना है, अपने हाईएस्ट पॉइंट को देखना है, और कैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, एक्सपीरियंस क्या होता है, कैसे लोगों की हेल्प से हम सब कुछ कर सकते हैं, द स्पिरिचुअल. आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस.
First is comprehension check. Question 1. Standing on Everest, the author was overjoyed, very sad, jubilant and sad. Choose the right item. अब हमें इसमें right आइटम को सिलेक्ट करना है, तो आंसर इज़ वेरी सैड. वो बहुत ज़्यादा दुखी था. वो दुखी क्यों था? क्योंकि इसके बाद तो कोई ऑप्शन, सेकंड इज़ द राइट. वेरी सैड वो इसलिए सैड था क्योंकि इसके बाद तो कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था उसके पास कुछ क्लाइम करने के लिए, जो था ये एंड पॉइंट था. 2. The emotion that gripped him was one of the option 1 the great option 1 victory over hurdles, humility and a sense of smallness, greatness and self importance, joy of discovery. The right one is answer second, humility and sense of smallness. Question 3. The summit of the mind refers to option 1 great intellectual achievement, option 2 the process of manufacturing mentally and spirituality, option 3 overcoming personal ambition for common welfare, option 4 living in the world of thought and imagination, option 5 the triumph of mind over worldly pleasures for a noble cause, option 6 a fuller knowledge of oneself. Mark the items not relevant. जो relevant नहीं है तो ऑप्शन, आपको इसमें 1 और मोर भी कर सकते हो, तो ऑप्शन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रेलिवेंट नहीं है. फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज रेलिवेंट. नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, वर्किंग विद द टेक्स्ट. Question 1. Answer the following questions. Question 1. What are the 3 qualities that played a major role in author's climb? Answer is endurance, persistence and willpower. Question 2. Why is adventure, which is risky, not pleasurable? When the adventure is completed, it becomes a joy which lasts a lifetime. It gives a sense of battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. Question 3. What was it about Mount Everest that the author found irresistible? The author found Mount Everest irresistible because it is the highest, the mightiest, and has made unsuccessful many earlier attempts to conquer it. Question 4. One does not do it for fame alone. What does one do it for really? The after effects of climbing a high summit are satisfying. It is not just a physical climb. One has been to a mountain top, becomes conscious of his own smallness. He is changed. Question 5. He becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph. What is the emotion? Answer is the emotion is humility, that is Vinamrata. Question 6. What were the symbols of reverence left by the members of the team on the Everest? The symbol of the reverence left by the members of the team on the Everest were: first, a picture of Guru Nanak; second, a picture of goddess Durga; third, a relic of the Buddha; and fourth, a cross. Question 7. What, according to the writer, did his experience as an Everester teach him? His experience as an Everester has taught him to face life's painful experiences with determination and firmness. Question 2. Write a sentence against each of the following statements. Your sentence should explain the statement. You can pick out the sentences from the text and rewrite them. The first one has been done for you. अब हमें जो गलत सेंटेंस है उसको सही करके लिखना है.
experience changes you completely. One who has been to the mountains is never the same again. सही करके नहीं लिखना, मतलब इसको रीराइट करना है, अच्छे से लिखना है. Question 2. Man takes delight in overcoming obstacles. There is an eternal love, eternal, for adventure in man. Overcoming obstacles satisfies man's deep desire to rise above his surroundings. 3. Mountains are nature at its best. The beauty and majesty of mountains pose a great challenge. They are a means of communion with God. 4th, the going was difficult, but the after effects were satisfying. The writer and party got worldwide fame. He got a sense of fulfillment. 5th, the physical conquest of a mountain is really a spiritual experience. Answer is, one gets a sense of fulfillment. It is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. ये मतलब लाइंस और इसके जो मिलती जुलती है, इसका जो मीनिंग डिस्क्राइब कर रही है, हमें वो लाइंस पैराग्राफ से लिखनी है. वर्किंग विद लैंग्वेज. लुक एट द italicized phrases and the meanings given in the paragraph. Mountains are nature at its best. Your life is at risk. Nature's best form and appearance. इसका मीनिंग सब बताया हुआ है, वो आपको मैंने बताई दी है. Fill in the blanks in the following dialogues, choosing suitable phrases from those given in the box. अब हमें जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको सेंटेंसेस में लिखना है. So let's start. Teacher, you were away from school without permission. Go to the principal dash and submit your explanation. तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा go to the principal at once. एक बार प्रिंसिपल के पास जाओ और उनको अपना एक्सप्लेनेशन दो कि आप क्यों स्कूल से बाहर गए थे विदाउट परमिशन. Pupil, yes madam, but would you help me write it first? बट क्या आप हेल्प करोगे मेरे लिखने में? अरुण, are you unwell? Ayla, no, not dash. Why do you ask? Arun, if you were unwell, I would send you to my uncle. He is a doctor. No, not. अब इसका आंसर क्या होगा? अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या तुम अनवेल हो? तो उसने कहा नो नॉट एट ऑल, मैं ऐसा नहीं हूँ, बट तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तुम बीमार नहीं हो ना, अगर तुम होती तो मैं अपने अंकल के पास भेजता, वो डॉक्टर है. मैरी, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन film has an episode of love dash. David, is that what makes them so popular in foreign countries? Love, episode of love at first sight. Asif, you look depressed. Why are your spirits dash today? Use such in the phrase. Ashok, I have to write 10 sentences using words that I never heard before. Answer is, अब बताओ. At a low ebb. 5th, Sheba, your big movement is close dash. Jyoti, how should I welcome it? Sheba, get up and receive the trophy. Answer is जो left. अब एक ही आंसर बचा, close at hand, तो ये आपका आंसर है. नेक्स्ट इज write the nouns form of the following words adding ends or ands to each. First is endurance, ANCE, persistence, ENCE, signify का बन जाएगा significance, ANCE, confide का बन जाएगा confidence, ENCE, maintain का बन जाएगा maintenance, ANCE, abhor का बन जाएगा abhorrence, ENCE. Next is match words under A and the meanings. ये words हैं, इनके meanings B में दिए हुए हैं. You have to match. remote का means होता है difficult
to overcome, wait a minute, remote का मीन होता है far away from, तो लास्ट वन मीन्स, मीन्स का मतलब होता है मेथड्स, सेकेंड लास्ट डोमिनेंट, डोमिनेंट इज मोस्ट प्रोमिनेंट, सेकेंड फॉर्मिडेबल, आपको अभी बताया था मैंने, टू डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, ओवरवेल्म्ड, टू ओवरकम, ओवरपावर्ड। अब हमें इनको सेंटेंसेस में फिल करना है। फर्स्ट, देयर वर डैश ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे बट वी रीच्ड our destination safely. Answer is dominant. We have no dash of finding about what happened there. Answer is means. Why he lives in a house dash from any town or village is more than I can tell. Answer is remote. Dash by gratitude we bowed to the speaker for his valuable advice. Overwhelmed. Last, the old castle stands in a dash position above the sleepy town. Formidable, sorry. Next is speaking and writing. This is the part which you have to do by yourself. Now let's start with the poem. The school boy. Okay, the school boy. The School Boy is a poem written by William Blake. This is a beautiful poem of a school boy जिसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि उसको स्कूल जाना बहुत गंदा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वो नेचर लवर है, कि वो बाहर देखे, वो बर्ड्स को देखे, वो प्लांट्स को देखे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। उसको स्कूल जाना पड़ता है तो स्कूल में उसका जो डे है वो बहुत ज़्यादा गंदा स्पेंड होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है स्कूल में। वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मानो जैसे मेरी लाइफ तो एक बर्ड की तरह है जो केज में बंद है, जो उड़ना चाहती है पर उड़ नहीं पा रही। मैं तो वो पौधा हूँ जो वो पौधे के समान हूँ जो मतलब उगने से पहले ही झड़ गया है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करता है, उसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। व्हाट मेक हिम अनहैप्पी? Why does he compare himself to a bird that live in a cage or a plant that withers when it should blossom? तो वही बात हो गई कि उसको वो एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है, वो बहुत उदास रहता है। और क्यों वो अनहैप्पी है उसका रीज़न आपको पोएम में मिलेगा। Why does he compare himself to a bird that live in a cage? जैसे मैंने आपको भी बताया कि वो खुद को एक बर्ड से क्यों कंपेयर करता है जो केज में रहती है, और अ प्लांट दैट विथर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और क्यों एक जो पौधा जो झड़ जाता है उगने से पहले वो उससे क्यों खुद को कंपेयर करता है। सो लेट्स स्टार्ट। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! अब वो क्या कह रहे हैं कि उसको बहुत अच्छा लगता है समर मॉर्निंग में जल्दी उठना, क्योंकि तब जो बर्ड्स होती हैं वो हर पेड़ पे गाना गाती हैं। जो हंट्समैन है, विंड्स मतलब ब्लो, मतलब वो अपने हॉर्न्स को ब्लो करते हैं। और एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी। जो स्काईलार्क होती है वो एक बर्ड होती है जो बहुत एक छोटी सी बर्ड होती है जो बहुत अच्छा गाती है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो मेरे साथ गाना गाती है। ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी! अरे वाह, कितनी, जैसे फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है, आप कंपनी आप जिसके साथ इंजॉय करते हो, तो उसके लिए यही उसके फ्रेंड्स थे, वो उनके साथ बहुत इंजॉय करता था। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, oh, it drives all joy
away. Under a cruel eye outworn, the little one spent the day in sighing and dismay. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, वो कह रहे हैं मुझे समर मॉर्निंग में उठना बहुत ज़्यादा पसंद था, बट जब मुझे पता लग जाता था ना कि अरे अब तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और मेरी जो सारी खुशी थी ना वो सारी छिन जाती थी। क्योंकि जब स्कूल नहीं जाना होता था वो सुबह जल्दी उठ जाता था, वो बर्ड्स को सुनता था, स्काईलार्क को सुनता था, हंसमैन की आवाज़ें सुनता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। बट जब जैसे उसकी मम्मा वो बोलती थी अरे आपको तो स्कूल जाना है, फिर वो बहुत सैड हो जाता था। अंडर अ क्रूअल आई outworn, the little one spent the day in sighing and dismay. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो लिटिल वन था, क्रूअल आई मतलब स्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्रूअल आई से टीचर को इंडिकेट किया जा रहा है कि जो उसकी टीचर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। आउटवॉर्न मतलब ओल्ड एंड ट्रेडिशन, वो बहुत ही ओल्ड और ट्रेडिशन वे से पढ़ाती थी कि मतलब हाँ ठीक है चैप्टर, जैसे मैं हूँ, अगर आपको मैं चैप्टर बस ऐसे बोल दूँ कि हाँ बेटा ये चैप्टर है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ना बताऊँ उसमें, अच्छे से हंसी मजाक ना करूँ तो कितना बोरिंग हो जाएगा। और वो तो वैसे भी छोटा बच्चा था, तो उस छोटे बच्चे के लिए कितना बोरिंग हो जाता था पूरा दिन उस स्कूल में गुजारना। इन साइंग एंड डिसमे मीन्स मतलब अपसेट, और फिर वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था कि अरे अब तो मुझे फिर स्कूल जाना पड़ेगा, ओल्ड ट्रेडिशन में से सब सुनना पड़ेगा, कितनी गलत बात है ये सब। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेट एंड स्पेंड मैनी एंड anxious hours, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bore, worn through with the dreary shower. Next, then at times I drooping set मतलब बो डाउनवर्ड्स लिम्पली, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो, उदास होते हो, स्कूल में भी आप जैसे मन नहीं लग रहा होता आपका पढ़ाई में, तो आप ऐसे सर अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रख कर ऐसे सर झुका लेते हो या हेड डाउन कर लेते हो, तो मतलब आप अंदर से खुश नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे होते हो। तो ऐसे ही जो बच्चा था वो भी ऐसे ही करता था, अपना सर मतलब नीचे करके बैठा रहता था। एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आवर, और वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत घंटे ऐसे ही बैठा रहता था, मतलब उसको कहीं मन नहीं लगता था, टेंशन में बिल्कुल भी ईजीनेस मतलब अनकम्फर्टेबली क्लास में ऐसे ही बैठा रहता था। Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's board, worn through with the dreary shower. अब वो क्या कह रहे हैं कि ना मुझे बुक पढ़ते हुए खुशी मिल रही है और ना मुझे बैठे हुए, लर्निंग शार मतलब इंस्टीट्यूशन वेयर यू कैन गेट द एजुकेशन, तो लाइक स्कूल कॉलेजेस, और यहाँ पे तो स्कूल की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं ना मैं स्कूल में बैठ के खुश हूँ, ना मैं बुक पढ़ते हुए खुश हूँ, मैं खुश ही नहीं हूँ। वॉन थ्रू विद द ड्रियरी शार, ड्रियरी मतलब चीयरलेस, और जितने भी वर्ड्स जो पढ़ाई के मुझ पे शार्क हो रहे हैं, जो टीचर बोले जा रही है और मेरे माइंड में, वो बिल्कुल भी कोई असर नहीं कर रहे, चीयरलेस है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ खुद को। नेक्स्ट, हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy but droop is his tender wing and forgot his youthful spring. अब वो क्या कह रहे हैं कि कैसे, हाउ मतलब उसका मतलब है कि बर्ड्स बनी तो हैं गाना गाने के लिए, वो पैदा हुई हैं खुशियाँ बांटने के लिए, कि सबका मूड डिलाइट करने के लिए, बट आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बर्ड को तुम केज में रखो और फिर भी वो गाना गाए, फिर भी तुम्हें खुश रखे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। मतलब कि बर्ड्स आप देखोगे, सुबह सुबह आप उठोगे, आपको बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई देंगी, तो आपको एकदम कामनेस सूदनेस फील होएगी। ऐसे ही हो रहा है आपके साथ भी, उसके साथ भी। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, जैसे कि बर्ड्स हैं जो गाना गाना चाहती हैं, खुश रखना चाहती हैं सबको, जॉली नेचर होता है उनका, वो कैसा केज में कैसे गा सकती हैं, क्योंकि केज में तो उनको डर होता है, किसका, उनके जो
मतलब केज में आप बंद हो तो आपका अंदर से ही नहीं मन करेगा किसी को खुश रखने का, और अगर आप ज़्यादा चिल्लाओगे तो आपका डर भी होगा कि जो आपके मालिक हैं वो आपको मतलब आपको उड़ा के रही हो, आपको मारे ना, आपको चिल्लाए ना आप पे, क्योंकि फीलिंग्स तो एनिमल्स में, बर्ड्स में भी होती हैं। तो ऐसे ही फिर वो अपने आप को भी कह रहा है कि मैं कैसे खुश रहूँ, क्योंकि मैं तो खुश ही नहीं रह पा रहा, मुझे डर है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ स्ट्रिक्टनेस से, जो भी मुझे स्कूल में फ़ेस करना पड़ता है, पेरेंट्स से फ़ेस करना पड़ता है, इसलिए मैं अपने ज़्यादा टाइम अपना जो सर है उसको झुका के रखता हूँ। ऐसे ही जब बर्ड सैड होती हैं तो वो बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, तो वो अपने जो विंग्स को नीचे कर लेती हैं, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और वो क्या कह रहे हैं कि बर्ड्स के लिए जो सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है वो स्प्रिंग सीज़न माना जाता है, क्योंकि तभी वो ज़्यादा अच्छा गाती हैं, इंजॉय करती हैं। और वो कह रहे हैं कि मतलब बच्चों के लिए, हमारे लिए भी हमारा सबसे अच्छा जो मेमोरी होती है वो चाइल्डहुड मेमोरी होती है। और तुम चाइल्डहुड मेमोरी में किसी बच्चे को बोलो कि तुम खेलो ना, तुम ये मत करो, तुम बस पढ़ो, एक जगह बंद जाओ, जैसे स्पैरो को या बर्ड को केज में बांध देते हैं, तो वो खुद को और उसको कंपेयर कर रहा है और फिर अपना दुख बता रहा है कि मैं कैसे खुश रहूँ, तुमने तो मुझे बांध दिया, मुझे तो कहीं घूमने भी नहीं दे रहे, खेलने भी नहीं दे रहे, इंजॉय नहीं करने दे रहे, बस पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई के बोझ में मुझे रख दिया तुमने तो। लास्ट पैराग्राफ, ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर nibbed and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrows and cares dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer's fruits appear? अब जो वो बच्चा है वो अपने फादर मदर से कह रहा है, और या फिर जो ऑथर है वो सारे पेरेंट्स से कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ़ birds are nibbed and blossoms blown away. Nibbed means to nib something in the bud. Bud means kali. That means is to destroy or stop it at an early stage of its development. कि मतलब अब तुम जो कली कोई तुम अगर तोड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो, तो क्या उससे फूल खिलेगा? तुमने एक चीज़ को उसके इनिशियल स्टेज पे, उसकी डेवलपमेंट में तुमने उसको ख़राब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या कभी फूल उग पाएगा? क्या वो कभी ब्यूटीफुल फ्लावर आपको देखने को मिलेगा अगर उसकी जो इनिशियल स्टेज ही ख़राब है? तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसे ही जो बच्चे होते हैं वो अपने किंडरगार्टन में क्या होता है, अपने अर्ली स्टेज पे होते हैं, तो उनको उसी तरह टैकल करना होता है कि ठीक है, तुम खेल में पढ़ाओ बच्चों को, ये नहीं कि एक जगह बांध दो कि हाँ पढ़ो। इससे क्या होगा, बच्चों का चाइल्डहुड ही पूरा तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे, कि मतलब वो फिर खुशी नहीं रह पाएंगे, उनका पढ़ाई से ही मन हटा दोगे। बट आजकल बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ गए हैं, वो बच्चों को खेल खेल में सब कुछ सिखा देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and cares dismay, मतलब अब वो ये कह रहा है कि plants stripped of joy, मतलब if joy is taken away from plants, तो क्या plants कभी अच्छे से उग पाएंगे, नर्चर कर पाएंगे इन द स्प्रिंगिंग डे? क्योंकि स्प्रिंग सीजन में प्लांट्स, बर्ड्स सब इंजॉय करते हैं, उगते हैं, हर चीज़ होती है। तो अगर तुम प्लांट को ही अच्छे से नहीं रखोगे तो क्या अच्छा ट्री बन पाएगा, उससे हर चीज़ अच्छा हो पाएगा? नहीं। हाउ शेल बाय सॉरो एंड केयर्स में, और फिर क्या होगा, दुख होगा, मतलब अच्छे से वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें भी अच्छा फ्रूट नहीं दे पाएंगे। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स डिसअपीयर, और द समर फ्रूट्स अपीयर। अगर तुम फ्लावर ही बनने नहीं दोगे, बर्ड्स को ही काट दोगे उनकी, तो क्या कभी फ्रूट भी आ पाएगा? फ्लावर ही नहीं बना तो आगे का प्रोसेस ही कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें वो बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर तुम बच्चों को उनके इनिशियल स्टेज पे ही एजुकेशन के से डरा के रखोगे, डरा के पढ़ाओगे, एक जगह घंटों घंटों बिठाए रखोगे, तो क्या कभी बच्चों को पढ़ाई से प्यार होगा? क्या फिर वो अच्छा रिज़ल्ट दे पाएंगे? क्या वो अपना अच्छा फ्यूचर सोच पाएंगे? आंसर इज़ नो। बट टुडे द एजुकेशन सिस्टम इज़ रियली इम्प्रूविंग। जैसे बच्चों को एक ही घंटे से स्टार्ट करते हैं कि 1 घंटा पहले वो बैठना सीखते हैं स्कूल में, फिर 2 आवर्स, फिर 3 आवर्स, फिर ऐसे उनका टाइम बढ़ता है, और खेल खेल में उनको काउंटिंग सिखाते हैं, तो जस्ट लाइक दैट। बट ऐसा सम एरियाज़ में हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा। तो वो ऑथर यही चीज़ सबको, पेरेंट्स को बता रहे हैं कि आपको
अपने बच्चों को प्यार करना है, उनको पढ़ाई से प्यार करवाना है, तभी वो पढ़ाई से प्यार कर पाएंगे और उनका आगे का फ्यूचर अच्छा होगा. This is all about this chapter. Let's start with working with the poem. Find out the find the 3 or 4 words or phrases in sentences in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy. 1. Love. First is love to rise when the birds sing, the skylark sings with me, oh, what sweet company. Question 2. In stanza 2, the mood changes. Which words phrases reflect the changed mood? It drives all joy away under a cruel eye outworn in sighing and dismay. Question 3. A cruel eye outworn, stanza 2, refers to first, this is a MCQ. First, the classroom which is shabby, noisy. Second, the lesson which are difficult, uninteresting. Third, the dull, uninspiring life at school with lots of work and no play. Mark the answer that you consider right. Answer is third, the dull, uninspiring life at school with lots of work and no play. Question 4. This is also a MCQ. Nor sit in learning's worn through with dreary shore. Answer option 1. Nor can I sit in the roofless classroom when it is raining. Option 2. Nor can I learn anything at school through teachers go on lecturing and explaining. Option 3. Nor can I sit in the school garden for fear of getting wet in the rain. Answer is option 2. Nor can I learn anything at school through teachers go on lecturing and explaining. This is all about the chapter. Now you have to read the poem. Read the following poem and compare with the schoolboy. This is you have to do by yourself. You just have to read the poem. This is all about this chapter. I hope you like the chapter and the poem as well. Just read the both of the thing, the story and the poem, and revise the question answers. We'll meet you in the next chapter. Goodbye. Take care, everyone.